हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों केवीएस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अब तक आपको 9 वीडियो शूट कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बुद्धि। इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि कहते किसे हैं और बुद्धि कैसी प्रक्रिया, बुद्धि के जनक कौन है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसके जनक की बात करनी है। तो दोस्तों इसके जनक हमें बताने हैं अल्फ्रेड विने। कौन बताने दोस्तों? अल्फ्रेड विने बताने हैं। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि ये जन्मजात होती अर्जित होती क्या होता है, और दूसरी बात इसका सबसे पहला परीक्षण आए, सबसे पहला परीक्षण पूछे तो ये दोस्तों इसका सबसे जो पहला परीक्षण था वो दिया था विने साइमन ने 1905 में। क्लियर दोस्तों? उसके बाद दोस्तों वो एक और पूछेगा, ये अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है दोस्तों? अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है। लेकिन एक और बात पूछेगा दोस्तों आपसे वो कि इसकी नींव कब रखी थी। तो दोस्तों नींव हमें बतानी है 1879 में जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर था। उसमें मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली। और जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी दोस्तों वो खोली थी विलियम वुंट ने। किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। ठीक है दोस्तों, अब आपसे अगर ये पूछे कि बुद्धि के जनक कौन है, अल्फ्रेड विने है। बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने दिया? तो विने साइमन ने 1905 में दिया था। अगर आपसे ये पूछे बुद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है अमूर्त होती है, तो हमें अमूर्त बतानी है। अगर आपसे ये पूछे बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम संप्रत्यय उसका पता किसने लगाया था, तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली थी वो विलियम वुंट ने खोली थी, उसके आधार पर इसका नाम दिया था। अगर वो ये पूछे दोस्तों सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का नाम क्या है, तो आप नाम भी बता देना, जिकल इंस्टीट्यूट। क्या बताना है? जिकल इंस्टीट्यूट बताना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन उसका पुटअप ये होगा कि बुद्धि के अध्ययन पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यानी जब हम बुद्धि का अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन को करने के लिए कितने पक्षों की आवश्यकता पड़ती है? तो 3 पक्षों की आवश्यकता पड़ती है। पहला वाला होगा दोस्तों कार्यात्मक पक्ष, दूसरा होगा दोस्तों संरचनात्मक पक्ष, तीसरा होगा दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। अगर वो ये पूछे कि बुद्धि को अध्ययन करने के लिए, बुद्धि का अध्ययन करने के लिए कितने पक्षों की आवश्यकता होती है, तो 3 पक्षों की आवश्यकता होती है, कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक। अब उसके बाद दोस्तों ये पूछेगा कि बुद्धि होती क्या है। तो देखो हम यहां पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है
वह उसकी बुद्धि होती है। क्लियर है? अब उसके बाद दोस्तों थोड़ा नोट डाल के हम इधर पढ़ते हैं, नोट डाल के समझना। बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने यानी बोरिंग नामक जो मनोवैज्ञानिक था सन 1923 में बताया कि बुद्धि वही है, बताया कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। समझना। अब उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पुटअप वो ये करेगा कि मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अब यहां पर हम मान लेते हैं, इसके तत्व मान लेते हैं, बुद्धि के तत्व निर्धारण करने वाले तत्व, या बुद्धि जन्मजात होती है अर्जित होती है, जो मान लेते हैं। अब दूसरा नोट डालेंगे तो ये है बुद्धि जन्मजात प्लस अर्जित होती है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा दायित्व अर्जित का होता है। समझना। देखो मैंने पर आपको बताया कि अगर वो आपसे पूछता है कि बुद्धि के जनक कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं। अगर आपसे ये पूछे बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने दिया, तो बिने साइमन ने 1905 में दिया। अगर आपसे पूछे बुद्धि मूर्त होती है अमूर्त होती है, हमेशा अमूर्त लगाना है। अगर आपसे ये पूछे कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम संप्रदाय या खोज या नींव किसने रखी है, तो हमें बतानी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली विलियम बुंटे ने, जिसका नाम जिकल इंस्टीट्यूट रखा, तो वहां पर बुद्धि को नापा गया था सबसे पहले बुद्धि। उसके बाद आपसे ये पूछे कि बुद्धि के अध्ययन के पक्ष कितने, तो कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों क्रम से ही। कार्यात्मक पक्ष वो पक्ष होता है जिसमें हम बिना सोचे समझे किसी कार्य पर लग जाते हैं। मान लेते हैं, समझना, अगर मान लेते हैं ये वाला एक कार्य है, ये क्या है हमारा, ये कार्य 10 दिन में होने वाला है। अब इस कार्य में बिना सोचे समझे जब एक व्यक्ति कार्य करता हो, इस कार्य को 10 दिन की जगह 20 दिन में करता है। यानी जब हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे उस पर लग जाते हैं, वो हमारा कौन सा पक्ष कहलाता है, कार्यात्मक पक्ष कहलाता है। फिर उसके बाद उसका एक फॉर्मेट बनाई, उसकी रूपरेखा बनाई, वो हमारा संरचनात्मक पक्ष कहलाता है। फिर उस संरचना फॉर्मेट के आधार पर उस क्रिया की, उस कार्य को क्रिया के रूप में बदल दिया, तो वो 10 दिन का काम हमारा कितने दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया। बुद्धि के अध्ययन का पक्ष है। अब मैंने लिखा है बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करेगा वो उसका बुद्धि होगी। यानी हमारी जो बुद्धि है वो सबसे ज्यादा जो डिफाइन होती है दोस्तों, वो वातावरण में रह के डिफाइन होती है। अब इधर आते हैं, नोट डाल के विधि था। बोरिंग एक नामक मनोवैज्ञानिक आया जिसने ये बताया सन 1923 में कि बुद्धि हमेशा वो होती है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी जो बालक एक बुद्धि परीक्षण मापेगा कि सामान्य बुद्धि का है, प्रतिभाशाली का है, पिछड़ा है, मंद है, मूर्ख है, वो बुद्धि परीक्षण मापेगा। अब उसके बाद वो पूछेगा बुद्धि जन्मजात होती है अर्जित, तो हमें दोनों बतानी है, बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो दायित्व होता है, सबसे बड़ा जो हाथ होता है, वो किसका होता है दोस्तों, अर्जित का होता है। यानी बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, और जिसमें सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो अर्जित का होता है। यानी व्यक्ति वातावरण में जैसा कार्य करेगा वो उसकी बुद्धि कहलाएगी। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।
देखो, अब आते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। देखो, इधर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। अब डेफिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बकिंघम के। अब दोस्तों बकिंघम ने कहा क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी आती है स्पीयरमैन। इन्होंने कहा है बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। सापेक्षिक चिंतन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है टर्मन। इन्होंने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। उसके बाद दोस्तों आती है व्हाइटहेड। इन्होंने कहा मनुष्य और पशु की बुद्धि में, मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल मात्रा का अंतर है। क्लियर है? इन चारों डेफिनेशन में से आपको एक डेफिनेशन कंपल्सरी मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बुद्धि के तत्व की। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व। निर्धारित करने वाले तत्व। अब देखेंगे निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से दोस्तों। दो तत्व हैं। देखो, पहला है दोस्तों वंशानुक्रम, और दूसरा है दोस्तों वातावरण बराबर बुद्धि। दो तत्व हैं, वंशानुक्रम या वातावरण। अगर दोस्तों हम वंशानुक्रम को 30% ले लें और वातावरण को दोस्तों हम वातावरण को दोस्तों हम 70% ले लें तो बराबर कितने परसेंट हो जाता है? ये 100% हो जाता है। अब उसके बाद हम इसको दोस्तों जन्मजात भी बोल सकते हैं। इसको हम जन्मजात भी बोल सकते हैं और इसको दोस्तों हम अर्जित भी बोल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो निर्धारित करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो दो हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब मैंने आपको लिखा है वंशानुक्रम को हम जन्मजात भी बोल सकते हैं और वातावरण को हम अर्जित भी बोल सकते हैं। वंशानुक्रम से जो माता पिता से हमें बुद्धि मिलती है वो कितने % होती है? 30%। और वातावरण से जो दोस्तों हमें बुद्धि मिलती है वो कितने % होती है? 70%।
और फिर टोटल कितने परसेंट हो जाती है हमारी 100%। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा बुद्धि को प्रभावित या उसको विकसित करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो हमारे वातावरण का होता है। अब उसके बाद दोस्तों हेडिंग आती है बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकार में हम देखेंगे सबसे पहले गैरेट के अनुसार। गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है दोस्तों। देखो, पहली बताइए मूर्त बुद्धि, दूसरी बताइए अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बताइए दोस्तों सामाजिक बुद्धि। अगर आपसे पूछे गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है तो हमें बतानी है 3 प्रकार की, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि दोस्तों किस किस में होती है? तो एक तो होगी डॉक्टर में, एक होगी अध्यापक में, और एक होगी सिविल इंजीनियर में। इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। अमूर्त बुद्धि दोस्तों पाई जाएगी एक तो कवि में, एक दार्शनिक में, एक चित्रकार में और एक लेखक में। क्लियर है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि जो पाई जाएगी दोस्तों एक तो डॉक्टर में, टीचर में, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता में, सामाजिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक सदस्य। अगर आपसे ये पूछेगा गैरेट ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है तो 3 भागों में बांटा है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि दोस्तों वो बुद्धि होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी को देख कर ही कार्य करे, उसमें कल्पनाओं पर बिल्कुल आधारित ना हो, वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि दोस्तों वो बुद्धि होती है जो कल्पनाओं पर आधारित हो, जो बिना देखे हो सकती हो। सामाजिक बुद्धि वो होगी जो समाज में सामाजिक व्यक्तियों से संपर्क रह के, कहते हैं ये सामाजिक प्राणी है। अब मूर्त दिखाई देगी तो डॉक्टर किसी पेशेंट को देखेगा तो बिना देखे सामने तो कर ही नहीं सकता। ऐसे ही टीचर जो है अपने स्टूडेंटों को सामने बैठा के ही कर सकता है, और सिविल इंजीनियर जब भी कहीं पर कोई भी पुल बनाएगा तो उस जगह को देख के बनाएगा। अमूर्त बुद्धि में कवि होता है कल्पनाओं पर, दार्शनिक होता है दूर की सोच रखने वाला, और लेखक और चित्रकार ये सब ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों वो दूसरा पूछेगा आपसे, तो दूसरा हमें बताना है दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार। अब वो आपसे ये पूछेगा थॉर्नडाइक ने दोस्तों कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो हमें बतानी है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और तीसरी है यांत्रिक बुद्धि। अब ये जो 3 बुद्धि है दोस्तों किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई। अब देखो अमूर्त सेम वही है जो मैंने पहले की, सामाजिक दोनों सेम है, लेकिन जो यांत्रिक बुद्धि जो पाई जाती है वो पाई जाती है मैकेनिकल इंजीनियर, बढ़ईगिरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये वाली बुद्धि जो पाई जाती है वो इनमें पाई जाती है, लेकिन वो आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों कि मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर हमें बताना है दोस्तों मुख्य रूप से बुद्धि, नोट डाल के। अगर पूछे मुख्य रूप से बुद्धि,
3 प्रकार की होती है। अगर वो आपसे पूछे कि मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होगी अमूर्त बुद्धि, दूसरी होगी सामाजिक बुद्धि, और तीसरी होगी यांत्रिक बुद्धि। यानी थॉर्नडाइक वाली टोटल उसने मुख्य रूप से बुद्धि बताई है। समझेंगे, अगर उसने बोला कि बुद्धि की परिभाषा कौन कौन सी है, तो मैंने 4 परिभाषा लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखी है। बकिंघम ने यह कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्पीयरमैन ने यह कहा कि बुद्धि सापेक्षिक चिन्ह, सापेक्षिक होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर अपनी बुद्धि में परिवर्तन लेके आए। टर्मन ने बोला कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी बिना देखे जो हम चिंतन करें वो बुद्धि कहलाती है। व्हाइटहेड ने बोला है कि मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल किसका अंतर होता है? मात्रा का अंतर होता है। यानी मनुष्य अलग होता है, पशु अलग होता है, प्राणी दोनों में पाए, प्राणियों में दोनों आते हैं। यानी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए माना गया है क्योंकि उसके पास अपनी एक ऐसी बुद्धि, भाषा है जिससे वो अन्य प्राणी भी समझते हैं। और जो मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों भाषा में किया जाता है, इस वजह से। अब आते बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व, तो हमेशा 2 बताने हैं। ये सीटेट में भी पूछा जा रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम को हम जन्मजाति बोल सकते हैं और वातावरण को हम अर्जित बोल सकते हैं। अब माता पिता से जो हमें बुद्धि मिलती है दोस्तों, वो वंशानुक्रम से 30% मिलती है, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद वातावरण में वो जाता है और वातावरण में जैसा व्यवहार करता है वह उसकी बुद्धि कहलाती है। अगर उसे माहौल अच्छा मिल गया तो उसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित होगी, अगर उसे माहौल गंदा मिल गया तो उसकी बुद्धि कम विकसित होगी। यानी व्यक्ति कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। अब वो पूछेगा बुद्धि के प्रकार कितने हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक का नाम पूछेगा, गैरेट ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए या थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए, तो उसके हिसाब से हमें बताने हैं। गैरेट की बात करें तो गैरेट ने बुद्धि के प्रकार 203 बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब यहाँ पर मूर्त बुद्धि वो बुद्धि कहलाती है जो दिखाई दे, जिसको देखकर कार्य किया जाए। अमूर्त बुद्धि वो कहलाती है जो बिना देखे कल्पनाओं में जीकर रहे। और सामाजिक बुद्धि वो कहलाती है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक प्राणी में पाई जाती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो भी 3 प्रकार बताए। देखो समझना, अगर गैरेट के अनुसार पूछता है तो बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3 है। अगर थॉर्नडाइक के अनुसार पूछ रहा है कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3 है। लेकिन वो ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मुख्य रूप से बुद्धि के प्रकार कितने हैं, तो 3 है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यानी अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक बुद्धि किसने बताई? थॉर्नडाइक ने। अब वो क्वेश्चन एक ये भी पुटअप कर सकता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सी बुद्धि को नहीं बताया है, तो हमें बताना है थॉर्नडाइक ने कौन सी बुद्धि नहीं बताई है? मूर्त बुद्धि नहीं बताई है। मूर्त की जगह अगर वो क्वेश्चन पुटअप ये करता है कि थॉर्नडाइक ने अपने बुद्धि के प्रकार में मूर्त बुद्धि की जगह किस बुद्धि को बताया है, तो यांत्रिक बुद्धि को बताया। ये था दोस्तों बुद्धि का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बुद्धि के परीक्षण, ये सब कुछ। केवीएस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अब तक 9 वीडियो शूट करती हैं। 10 वाली वीडियो ये वाली बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वाले चैनल पर आपको पेडागोजी और साइकोलॉजी, टेट, सीटेट, सुपरटेट किसी भी एग्जाम से संबंधित हो आपको आउट ऑफ आउट फुल में मिलेगी और एक ईजी भाषा में पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। चैनल को सपोर्ट करें जिससे आगे और हम चलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।